नमस्कार, दूरदर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा और आज हमारी चर्चा का विषय है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी, जिनका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम सुनीता बनोत्रा जी, जो कि पेशे से एक सोशल वर्कर हैं और इनका अपना एक स्कूल है माता सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल बड़ी ब्राह्मणा। ये वहाँ पे एज ए प्रिंसिपल जो है काम कर रही हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी में। और उन्हीं के साथ हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं वो हैं एडवोकेट अशोक जी, जो कि पेशे से एक सोशल वर्कर हैं और वकील हैं। तो आज हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल अशोक जी से रहेगा कि हमें ये बताएं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जीवन के बारे में कुछ बताएं। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जो हैं उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिला में हुआ और ये 1827 में हुआ, 11 अप्रैल को। इनके पिताजी गोविंदराव फुले जो हैं वो उनका एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का काम था, फ्लोरिस्ट थे वो। और इनकी माता चिमनाबाई थी। अर्ली एजुकेशन इनकी हुई थोड़ा कुछ स्कूलों में, उसके बाद मिशनरी स्कूल में गए, वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की। तो उसके बाद इनका बहुत लंबा एक इतिहास है जिसमें इन्होंने बहुत सारा सोशल रिफॉर्म्स और इस कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिन पे हम अब चर्चा करेंगे। तो महामना ज्योतिराव फुले जो है महाराष्ट्र सतारा से बिलोंग करते थे, बाद में वो पुणे में सेटल हुए। तो सर, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसी रही, कैसे उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया? देखिए, उन दिनों में बहुत ज़्यादा स्कूल तो हुआ नहीं करते थे। अर्ली एजुकेशन तो एक ऑर्डिनरी स्कूल में हुई, फिर वो मिशनरी स्कूल में गए। और मिशनरी स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ को कंसंट्रेट किया पढ़ाने में। उन्हें पढ़ाने के बाद फिर उन्होंने टीचर जो टेस्ट होता है वो क्वालिफाई करवाया और उनके स्कूल खोलने शुरू किए बच्चियों के। तो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मिशनरी स्कूल तक ही रही, उसके आगे वो नहीं पढ़े, क्योंकि उस वक्त में मिशनरी स्कूल में हाई स्कूल क्वालिफाई करना भी एक बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाती थी। तो ज्योतिराव फुले जी की यही एजुकेशन रही ज़्यादातर। जैसे सर ने बताया कि उनकी वाइफ का उनके लाइफ में बड़ा योगदान रहा, जो कि सावित्रीबाई फुले जी हैं। जैसे मैम स्कूल भी चलाती हैं उनके नाम से, और मैं मैम से पूछना चाहूँगी उनकी वाइफ का उनके लाइफ में क्या योगदान रहा, उन्होंने कैसे उनको सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया उनके साथ? हाँ मनीषा जी, आपने बहुत सही कहा। हम यहाँ ये कहेंगे कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये ऐसा दंपति है भारतवर्ष में जिन्होंने एक क्रांति जो थी वो एजुकेशन के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। और जो सावित्रीबाई फुले है, उनका बाल विवाह हुआ था। उनकी उम्र जो थी वो 9 वर्ष की थी जब उनकी शादी हुई। और ज्योतिराव फुले जो उनके पति थे, उनकी उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी। तो ये बाल विवाह था और इसमें एक क्रांतिकारी जो उनका एक काम जो था ज्योतिराव फुले जी का, वो तो साथ साथ चल ही रहा था जब शादी हुई। तो उसके बाद थोड़ा बहुत सावित्रीबाई फुले जो थी वो एक इंटरेस्ट शो करती थी पढ़ाई में। तो जब ज्योतिराव फुले ने ये देखा कि एक दिन वो खेतों में खाना देने के लिए जाती हैं ज्योतिराव फुले जी को, तो वहाँ वो मिट्टी के ऊपर हाथ ऐसे फेर के कुछ लिखना शुरू करती हैं। तो उससे उनको आइडिया आया कि क्यों ना इसको पढ़ाया जाए। और फिर जब उनके मन में एक क्योंकि क्रांतिकारी तो वो थे ही, जैसे हमारी जो मनुस्मृति जो एक ग्रंथ है उसमें लिखा है कि डोल, शूद्र और नारी ये तीनों ताड़न के अधिकारी। तो शूद्रों को और औरतों को पढ़ने का अधिकार उसमें नहीं था। तो उन्होंने एक सोच बनाई कि क्यों ना मैं सावित्रीबाई फुले को पहले पढ़ाऊं और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम जो उन्होंने सोचा, उन्होंने एक स्कूल खोला। ये 1 जनवरी 1848 भिंडेवाड़ा में कन्याओं के लिए पहला स्कूल उस दंपति ने खोला। और उसमें छाना बछाना जो सावित्रीबाई फुले जो हैं वो पहली शिक्षिका, भारत की वो पहली शिक्षिका जिन्होंने कन्याओं के लिए पहला स्कूल खोला। इससे पहले स्त्रियों को और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो ऐसे उनके साथ रही, उन्होंने बिल्कुल भी निसंकोच एक दृढ़ संकल्प किया था कि हम इनके उत्थान के लिए, उनका ये मानना था कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष पढ़ता है, और अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरे समाज में शिक्षा जो है वो फैलती है। तो इसलिए उन्होंने
उनका साथ जो था वो साथ रही और वो चलते चलते उन्होंने 18 स्कूल जो थे वो कन्याओं के लिए खोले। और जब वो ये स्कूल चला रही थी तो उनको बहुत सारी दिक्कतें इसमें आई, तो लेकिन उनका दृढ़ संकल्प था, वो काम करती रही। इवन उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, कीचड़ फेंका गया, वो अपनी साड़ी बदलती थी स्कूल में जाके, तो लेकिन वो निडर रही और वो यही कहती गई कि मेरे ऊपर आप कीचड़ पत्थर फेंकते रहो लेकिन मैं भारत की बच्चियों को पढ़ाती रहूँगी। तो ऐसे उनका साथ जीवन संगनी ने दिया। यस मैम जी। मेरा अगला सवाल अशोक सर से है कि ज्योतिराव फुले जी ने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, कोई ना कोई उनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा होगा जिन्होंने मतलब कुछ ऐसी घटना घटी होगी उनकी लाइफ में जो कि उनकी लाइफ को ही उन्होंने अपनी लाइफ को ही चेंज कर दिया, उनके उद्देश्य ही चेंज हो गए। तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, कुछ घटना घटी होगी, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताएं हमें। देखिए, ज्योतिराव फुले जी क्योंकि मिशनरी स्कूल में पढ़े थे और वहाँ अपर कास्ट के ज़्यादा लोग पढ़ते थे। जी सर। खुद ये सैनी जाति से थे, माली जाति से थे, तो इनको बैकवर्ड क्लासेस में गिना जाता था, डिप्रेस्ड ओप्रेस्ड क्लासेस में गिना जाता था। तो इनको वहाँ जब पढ़ने का मौका मिला तो इनके काफ़ी सारे जो फ्रेंड सर्कल था, जो उनके फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वो अपर कास्ट से थे। तो ऐसे ही एक ब्राह्मण दोस्त की शादी थी तो उन्होंने इनको इनवाइट किया। 1848 की ये बात है। जी सर। तो वहाँ जब वो शादी में गए तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे ये भी नाच गा रहे थे, बाकियों के साथ बारात में जा रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनमें से कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि ये पिछड़े वर्ग का जो बच्चा है ये क्यों नाच रहा है, गा रहा है और हमारी बराबरी में आ रहा है। तो उनको उस शादी में से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर कि शूद्र होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इस शादी में इस तरह से पार्टिसिपेट किया। बारात आगे चली गई और फुले साहब वहाँ खड़े ये सोचते रहे कि मेरे कपड़े भी अच्छे हैं, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, तो मेरे साथ ये घटना क्यों घटी। तभी वहाँ से कुछ अनटचेबल हमारे जो भाई हैं उनका एक काफिला सा गुजरा। तो उनको देख के उनको लगा कि इनके गले में हांडी है, पीछे झाड़ू है और ये चिल्लाते हुए आ रहे हैं हमारी परछाई से दूर रहो। तो इनकी एक आइडेंटिटी जो है, सेपरेट आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होने के बाद भी ये रो नहीं रहे, ये गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जबकि मैं छोटी सी ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो उनके अंदर एक क्रांति जो है वो जागी कि जब तक व्यक्ति को गुलामी का एहसास नहीं होगा वो गुलामी के विरुद्ध खड़ा नहीं होगा। और मेरे साथ जो बीता है वो तभी हट सकता है, खत्म हो सकता है जब मेरे ये अछूत भाई जो हैं, जिनको अनटचेबल डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, इनको भी पढ़ने लिखने का मौका मिले, समाज में आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये जो ऊंच नीच की भावना है, जो वर्ण और जातियों की ये जो क्रमिक ऊंच नीच वाली व्यवस्था है, जब तक ये व्यवस्था कायम रहेगी मेरी तरह बाकी लोग भी इसमें ह्यूमिलेट होते रहेंगे, बेइज्जत होते रहेंगे। तो ये रिबफ एंड रिवोल्ट की एक थ्योरी है। जैसे गांधी जी को अंग्रेजों के टाइम पे ट्रेन से उतार दिया तो उन्होंने बड़ी ह्यूमिलेशन फील की और अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया। इसी तरह बाबा साहब के साथ एक घटना घटी थी जब रेड कारपेट हटाकर पीएम ने उनको बोला अब आप महल में जा सकते हैं और अब आप बाहर जा सकते हैं, तो रेड कारपेट पे आप नहीं चल सकते, जबकि बाबा साहब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे वहां पे। तो उनको ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने रिवोल्ट करने का संकल्प लिया। तो इसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने उस दोस्त की शादी वाले दिन की घटना से एक प्रेरणा लेते हुए रिवोल्ट करने का संकल्प लिया और अपना बाकी बचा हुआ समय, जब उनकी 1990 में नवंबर में जब 27 नवंबर में वफात हुई, डेथ हुई, तब तक परिनिर्वाण तक उन्होंने एक एक क्षण अपनी लाइफ का जो है, जिंदगी का जो है वो इस क्रांति में लगा दिया। तो ये वो घटना थी जिससे वो क्रांति ज्योति बने। जैसे सर ने बताया कि उनके जीवन में कुछ ऐसा तो रहा है, जैसे उन्होंने बताया कि कैसे वो शादी में गए, कैसे उनको ह्यूमिलेट हुए वो। अब मैं मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि उन्होंने गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत कुछ किया, विमेन एजुकेशन के बारे में बहुत किया, थोड़ा सा हमें ब्रीफली ये चीज़ बताएं, थोड़ा सा डिस्कस करें हमारे साथ कि उन्होंने विमेन एजुकेशन के बारे में क्या क्या योगदान दिया। हाँ मनीषा, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने 1848 में कन्याओं के लिए भारत में पहला स्कूल खोला, जैसे मैंने आपको बताया कि औरतों के लिए और जो शूद्र लोग जो थे उनको ये अधिकार नहीं था पढ़ने का। तो ये बीड़ा जब उन्होंने उठाया तो उसके साथ उनकी जो धर्मपत्नी जो सावित्रीबाई फुले जो थी वो उनके साथ चली। उन्होंने ये स्कूल जब खोला तो उसका बहुत कड़ा विरोध जो है वो
जो कट्टरपंथी थे उन्होंने विरोध किया कि ये लड़कियों को पढ़ाना ठीक नहीं है, अगर लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी तो ये तो सब कुछ जान जाएंगी, क्योंकि उनको तो पशु के समान माना जाता था, उनको शूद्र और औरतों को एक समान माना जाता था उस समय, तो उनको तो अधिकार ही नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया था, वो उस पर डटे रहे, इतना विरोध सहने के बाद भी, इवन के उनको घर से जो उनके फादर जो थे गोविंद राय फुले जो थे, उनके पिताजी ने जो कट्टरपंथी जो थे उनके उसमें इन्फ्लुएंस में आके, दबाव में आके उन्होंने क्या किया कि उनको घर से उनको निकाल दिया। अब जब वो घर से निकल जाते हैं, वो क्योंकि निस्वार्थ भावना से वो काम कर रहे थे और उनका दृढ़ संकल्प था कि बच्चियों को पढ़ाना है, कि नारियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत में अगर कोई क्रांति लानी है, जब भारतवर्ष को आगे ले जाना, चेंज करना है, तो औरतों का पढ़ना और शूद्रों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जब उनको घर से निकाल दिया जाता है, तो एक उनके मित्र थे उस्मान खान और उनकी बहन थी फातिमा शेख, तो उन्होंने उनको पनाह दी अपने घर में, और फिर वो वहाँ पे अपना कार्य जो था वो लगातार करते रहे। तो इसके साथ साथ वो विधवाओं के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। विधवा विवाह के लिए उनके साथ जो उत्पीड़न होता था, जब वो गर्भवती हो जाती थी अपने पति के मरने के बाद, क्योंकि बाल विवाह था उस समय, तो औरतें जो थी वो छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी। तो उनका मानना था कि दर दर की ठोकरें खाने से बेटर है कि इनकी रीमैरिज जो है वो कर दी जाए। तो उसके वो हक में थे और उन्होंने ऐसा किया भी। और जो उनके बच्चे जो पैदा होते थे, अब औरतें जो हैं वो इतने ज़्यादा दबाव में आ जाती, या तो वो आत्महत्या कर लेती थी, और या फिर उनका जब बच्चा पैदा होता था या तो वो उसे मार देती थी। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बाल हत्या गृह जो था वो उन्होंने अपने घर में खोला, और जो विधवा औरतें जो थी उनके लिए आश्रम खोला, उनको आश्रय दिया कि आप यहाँ पे अपने बच्चे को पैदा कर सकती हैं, आपकी मर्जी है कि बच्चे को साथ ले जाना चाहती हैं आप ले जाइए, नहीं तो ये बच्चा जो है ये हमारे पास रहेगा। और ये दंपति खास करके जो सावित्रीबाई फुले जी हैं, वो उनकी विधवाओं की और उनको नवजात जो शिशु जो थे उनकी देखरेख वो खुद करती थी। जी मैम। जी, जैसे मैम ने सर बताया कि वीमेन एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने वीमेन एजुकेशन में, और मैं सर से ये पूछूंगी कि वीमेन एजुकेशन के साथ उन्होंने अछूतों को भी एक नया प्लेटफॉर्म दिया उनको, ठीक है, एजुकेशन में उनको कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, उनकी एजुकेशन में क्या योगदान रहा दोनों के लिए, अछूतों के लिए भी और वीमेन एजुकेशन के? मैम ने तो बता दिया, थोड़ा आप डिस्कस करें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये बहुत अहम सवाल है, और ये बुनियाद थी उनकी मूवमेंट की, मिशन की। बाल हत्या जो होती थी उसकी प्रिवेंशन के लिए जैसे उन्होंने बनाए सेंटर और विधवाओं के लिए आश्रम बनाए, वो बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए। मगर शिक्षा का जो बेसिक उन्होंने काम था उस पर उन्होंने काम किया। देखिए, उन्होंने 6 लाइनों में मूल मंत्र दिया। मराठी के शब्द मैं हिंदी में भी बता देता हूँ। उन्होंने कहा, विद्या विना मति गेली, मति बिना नीति गेली, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेले, वित्त बिना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एकले अविद्या ने केले। ये मराठी के शब्द हिंदी में है। विद्या बिना मत चली गई, मत चली गई तो हम नीति नहीं बना सकते थे। नीति ना बना पाने के कारण हमारी जिंदगी की जो गति है वो रुक गई। गति रुकने से हमारे घरों में फाइनेंस आना बंद हो गया। जब पैसा और फाइनेंस आना बंद हो गया तो हम बर्बाद हो गए। तो इस तरह से शूद्रों का पतन हुआ। ये उनका मूल मंत्र था। इसको सामने रखते हुए, क्योंकि अछूत 2 वर्ग के थे, एक छुए जा सकते थे, एक अछूत थे डिप्रेस क्लासेस में। तो जो सछूत थे, जो बैकवर्ड क्लासेस में अब आते हैं, उनको तो मिशनरी स्कूल्स में एडमिशन मिलती थी। मगर SC ST जिनको आज हम कहते हैं, तब अनटचेबल बैकवर्ड क्लासेस, डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था या अछूत कहा जाता था। हमारे इन भाई बंधुओं को, इनके परिवारों को कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता था स्कूलों में। तो फुले साहब ने पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को, जैसा कि बंगोत्रा मैडम जी अभी बता रहे थे, वीडेबाड़ा में उन्होंने खोला था महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। और उसके बाद उन्होंने 51 में जाके 1851 में पहला SC ST के लिए स्कूल खोला। और इस तरह से उस सीरीज में 18 स्कूल उन्होंने खोले। और वो स्कूल सिर्फ बच्चियों के लिए और ऐसे SC ST के लिए खोले, OBC के लिए नहीं खोले, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी मिशनरी स्कूल्स में एडमिशन हो जाता था। तो उनका यही एक संकल्प था कि वो वंचित वर्ग, वो चाहे महिलाएं हो या अछूत हो, वो वंचित वर्ग जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही और जिसके तरक्की के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं, और धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार उनको नीच और अछूत और घटिया और पता नहीं क्या क्या समझा जाता था। तो वो चाहते थे कि ये गलत है, ये अमानवीय है।
तो मानवीय लेवल पे मानव मानव एक समान की जो थ्योरी जिसको वो मानते थे, उसकी थ्योरी पे काम करते हुए, उसी थ्योरी पे चलते हुए वो चाहते थे महिलाओं का भी उत्थान हो, अछूतों का भी उत्थान हो, पिछड़े वर्ग का भी उत्थान हो, और स्वर्ण हो अवर्ण हो, जो भी इस देश में रहते हैं, किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, वर्ण को, प्रांत के हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, इन सबको बराबरी पे लाना होगा। तो वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जो कंसेप्ट हम आज संविधान में पढ़ते हैं, जो बाबा साहब ने रखा, वो फुले साहब ने तब उसकी शुरुआत की। तो जो आपका सवाल था, मेरा ये मानना कि उसकी बुनियाद जो है बच्चियों को पढ़ाकर और अछूतों को पढ़ाकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी, उनकी संगिनी, उनकी जो शरीके हयात, मैं कहूँगा सब कुछ उनकी माता सावित्रीबाई फुले जो हमारी हैं, उन्होंने मिलकर, इन फुले दंपति ने उसकी बुनियाद रखी और उसकी रिजल्ट में हमारा संविधान जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना के लिए प्रयासरत हम आगे बढ़ा पाए हैं। तो उसका आधार जो है मॉडर्न इंडिया में वो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने ही रखा। बिल्कुल मैम, इन्होंने विधवा, ज्योतिराव फुले जी का ने विधवाओं को रीमैरिज का मौका दिया है ना, तो उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी कि वो किस तरह से चले और लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया उनको? उस टाइम भी सपोर्ट सिस्टम मिला लोगों की तरफ से या नहीं? ये मैं कहूँगी कि बहुत मुश्किल था। एक ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण जो विधवा जो थी, जब वो समाज से जो सामाजिक जो कुरीतियाँ जो थी उनसे जब वो दुखी हो गई, तो वो उसके ऊपर लांछन लगाए गए कि तुम गर्भवती हो, तुम्हारा पति नहीं है, तो ये बच्चा कहाँ से आया। तो वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। तो ज्योतिराव फुले जैसे ही उस विधवा औरत को देखते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं और उसको रोकते हैं कि तुमने आत्महत्या नहीं करनी है, तुम अपने आप को मजबूत समझो, तुमने जीना है, इसी समाज में रहना, और तुम्हारा बच्चा जो है वो भी जन्म लेगा। तो वो अपने घर उस विधवा को ले जाते हैं और सावित्रीबाई फुले जी से उनका मिलान कराते हैं और उनको बताते हैं कि ये आत्महत्या करने जा रही थी। तो उसको वो घर में रखते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, और फिर उनके कोख से जो बच्चा पैदा होता है उसी को ये दंपति जो है वो उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको गोद ले लेते हैं। और ये एक ऐसा क्रांतिकारी, मैं वसोत्रा साहब से पहले भी डिस्कस कर रही थी कि ये कैसे हो सकता है, कितनी बड़ी बात है कि हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा दंपति हुआ जिन्होंने साथ मिलकर काम किया। तो आज की जो जनरेशन है वो तो महीने के बाद ही तलाक हो जाता, तो 50 वर्षों तक उन्होंने इकट्ठे काम किया। और वो जो उनका गोद लिया हुआ जो बच्चा जो था, उसका जसवंत राव उसका नाम था, उसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उस समय में उसको डॉक्टर बनाया और उसको एक हॉस्पिटल खोल के दिया। और जब सावित्रीबाई फुले, पहले तो जो ज्योतिराव फुले हैं, जब वो नहीं रहे तो उसके बाद जो कार्यभार, जो भी क्रांति का काम जो था वो सावित्रीबाई फुले जो थी वो उसको निभाती रही। उसके बाद उनका जो पुत्र जो था गोद लिया हुआ, उन्होंने भी ऐसे कार्य किए। तो मैं ये कहूँगी कि कहीं पे भी उन्होंने चूक नहीं की, अपने जो कार्य जो थे उसको वो लगातार उसके लिए संघर्ष करते रहे कि औरतों को हर किस्म की प्रताड़ना से उन्होंने उसको एक, क्या कहूँगी कि एक अधिकार जो थे वो दिलाया उनको। हाँ बिल्कुल, वो ऐसा आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि वो दुखों से उन औरतों को उस समय बाहर निकाल पाए। जी मैम, जैसे सर उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा गर्ल एजुकेशन के ऊपर, वीमेन एजुकेशन के ऊपर, विडो मैरिज के ऊपर। फिर नेक्स्ट अब उनका एक रिफॉर्म बच रहा है हमारा कि उन्होंने ज़्यादा फोकस जो दिया, जो आज भी आप देख रहे हैं हमारे इंडिया में फार्मर्स को रिलेटेड, जो अभी आंदोलन पे वो बैठे हुए हैं, है ना। तो उस टाइम पे भी तो कुछ रहा होगा इस तरह का, उन्होंने बड़ा सपोर्ट उनका आज भी हम पढ़ रहे हैं कि उस टाइम भी उन्होंने फार्मर्स में बहुत ज़्यादा उनकी अपलिफ्टमेंट में बड़ा योगदान दिया। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं सर। देखिए, फुले साहब के बहुत सारे काम हैं, हम गिनाने लगेंगे तो ये प्रोग्राम बहुत छोटा पड़ जाएगा। बहुत सारे काम हैं उनके। सत्यशोधक समाज भी उन्होंने बनाया, उसको भी चलाया। फिर सत्य धर्म की स्थापना की, एक अलग से धर्म भी बनाया। बहुत सारे काम हैं। ऐसे ही उनका काम जो है फार्मर्स के लिए भी है, लेबरर्स के लिए भी है, तकरीबन समाज के सब तबकों के लिए है। एक किताब फुले जी ने लिखी है, उसका नाम है किसान का कोड़ा। वो जो मारने वाला हंटर होता है, कोड़ा, किसान का कोड़ा। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि आज जो किसानों की हालत है ये कि पहले कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थी। फुले साहब के समय में भी किसानों के साथ बहुत सारे अत्याचार होते थे। पटवारी को वहाँ पे तलाटी कहा जाता है, तो तलाटी जो है और कुलकर्णी जो मेजरमेंट करने वाले वो लोग थे, वो काफ़ी सारी उनको हरासमेंट्स करते थे, टार्चर करते थे, लगान बहुत ज़्यादा वसूल करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हरासमेंट्स थी। किसानों का खून चूसने जैसे कानून थे। उनकी जो भी प्रोड्यूस होते थे एग्रीकल्चर, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ले जाती थी, ये तलाटी ले जाते थे, कुलकर्णी ले जाते थे, बाकी लोग ले जाते थे जो जिनका कोई योगदान नहीं होता। तो किसानों की बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत ही प्रताड़ना थी। फिर सूखा पड़ता था तो इनको कोई राहत नहीं मिलती थी, कभी 2-3 साल फसल नहीं हुई तो कोई राहत नहीं मिलती थी, किसान भूखे मरते थे। तो इसके लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने सरकार से बात की, बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए, उनके लिए अच्छी स्कीम्स लाने के लिए बात की, उनके बच्चों की पढ़ाई की बात की, उनकी सेहत पे बात की, उनके एग्रीकल्चर के सुधार के लिए पानी या उस तरह की जो ज़रूरतें उस समय की थी उस पर बात की। जो ऑफिशियल्स जो अधिकारी वर्ग उन पे दबाव डालते थे या उनको परेशान करते थे या प्रताड़ित करते थे या करप्शन थी, उसके विरोध में भी फुले साहब ने आवाज़ उठाई। और जितनी उनकी परेशानियां थी सबको उजागर करके उनकी ज़िंदगी को आसान और अच्छा बनाने की उन्होंने कोशिश की। तो बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने किसान का कोड़ा में वो सारी चीज़ें लिखी हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने दूरदर्शी थे। आज भी वो चीज़ें वैसी ही कारगर साबित होती हैं। तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किसानों के लिए किया है। ठीक है सर। तो मैम आप हमें ये बड़ी सारी एनजीओ आज भी ओपन हुई हैं, ठीक है, तो आज भी वो एनजीओ मतलब कि काम करी हैं। उस टाइम में भी उन्होंने एक एनजीओ मतलब कि ओपन की थी, स्थापित की थी, जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उन्होंने क्या काम किया उसमें, कैसे वो अपने साथ लेके चले सबको। हाँ। तो आज भी उनका क्या योगदान रहा? जी, मैं ये कहूँगी कि 24 सितंबर 1873 में, यही है ना 17 साल? जी, बिल्कुल। तो 73 में उन्होंने सत्य शोधक समाज जो था उसकी स्थापना उन्होंने की। तो उनका इसमें जो संस्था जो थी वो क्या काम करती थी कि सबसे ज़्यादा जो था कि शूद्र और अति शूद्र जो हैं उनको पुरोहितों और जो ये पंडित लोग होते हैं उनकी तरफ से जो प्रताड़ना कहेंगे हम, उसके लिए उस दास्ता से उन्होंने बाहर निकालने का जिम्मेदारी ली। जी मैम। फिर शूद्र अति शूद्र जो थे उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने ठान लिया कि उनको पढ़ाना है। वो इसलिए उनको पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनको अधिकार तो थे नहीं, वो इसलिए उनको पढ़ाना चाहते थे कि वो जो ग्रंथों में लिखा है, हमारे जो धर्म ग्रंथ जो हैं उनमें जो लिखा गया है वो स्वयं पढ़ें, उनको पता चले कि उनको गुलाम बनाने के लिए उसमें क्या क्या रचनाएं जो हैं उनके लिए की गई हैं। तो ये भी उसमें एक काम था। फिर जो युवा जो थे उनका भी एक उनको रोजगार कैसे मुहैया कराने हैं उसके लिए भी उनका इसमें काम रहा। तो सर हमें ये बताएं कि इनको महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी, टाइटल किन्होंने दिया था महात्मा का? सर आप बताएं। ये पुणे में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सब लोग इकट्ठा हुए और इनका जिंदगी का बहुत सारा जो काम था उसको सामने रखते हुए लोगों ने एक फैसला लिया कि क्यों ना इनको महात्मा की उपाधि दी जाए। और ये उनकी डेथ से करीब 2 साल पहले की बात है, 1888 में ये इवेंट हुआ था। उसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोग खड़े हुए थे और एक सोशल वर्कर थे वाडेकर जी, उन्होंने प्रपोज किया और लोगों ने एक्सेप्ट किया। तब से महात्मा इनके नाम के साथ जुड़ा। वैसे भी लोग इनको संत महात्मा ही मानते थे क्योंकि इन्होंने अपने लिए कभी कोई काम किया ही नहीं, निस्वार्थ भाव से पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया। और आपको हैरानी होगी जानकर 1885 में हंटर कमीशन जब आया, ये उनको ज्यादा 1888 में इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गई क्योंकि 1885 में हंटर कमीशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आया था, उसको जो मेमोरेंडम फुले साहब ने दिया उसमें इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल ये एक डिमांड रखी। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि अपर कास्ट को नहीं मिलनी चाहिए, इसको नहीं मिलनी, सबको मिलनी चाहिए। भारत में जितने भी लोग हैं कंपलसरी एजुकेशन मिले। दूसरा उन्होंने क्या कहा, डिप्राइव्ड जो वंचित वर्ग है, डिप्राइव्ड जो सेक्शंस हैं, जहां जहां उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो बड़े सारे मैसेज थे सोसाइटी के लिए, मतलब कि उन्होंने इसी तरह से अपना योगदान दिया और वैसे ही वो समाज में क्रांतिकारी के रूप में उभर के सामने आए और इसी के साथ तो पूरा जीवन ही पूरा मतलब कि उन्होंने इन्हीं चीज़ें दे दिया अपने। हाँ, तो उनका दिया हुआ योगदान आज हमारे काम आ रहा है। हमने आगे वैसे ही चलना है, जैसे उनके विचारों को लेके हम आगे जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही चल के अपनी सोसाइटी को, अपने देश को और बुलंदियों तक पहुँचाना है। यहीं पर आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त होता है। नमस्कार।
थैंक यू।